मित्रों, अगर 1952 से लेकर अब तक 5 बार विभिन्न कारणों से मध्यवर्ती चुनाव नहीं हुए होते और हर लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा किया होता तो 15वीं लोकसभा के लिए 2021 में हमने वोट डाला होता और 2026 में हम 16वीं लोकसभा का वोट डाल रहे होते। बहरहाल यह जानना रोचक होगा कि पहला आम चुनाव किन परिस्थितियों में और किस तरह संपन्न हुआ था। मित्रों, 15 अगस्त 1947 को जब भारत ब्रिटानी हुकूमत की दास्ता से आजाद हुआ था तब किसने कल्पना की होगी कि संसदीय लोकतंत्र अपनाकर हम दुनिया की सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया वाला देश बन जाएंगे। मित्रों, फिलहाल में गत वर्ष ही 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए करीबन 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का निबंधन समूची दुनिया को सुखद आश्चर्य में डालने वाला था। लगभग हर आम चुनाव के समय हम सबसे बड़े मतदाता समूह और चुनावी ढांचा वाले देश के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। आज हम अपनी चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र की चाहे जितनी खामियां निकालें, लेकिन जब अतीत में लौटकर विचार करते हैं तो इसे अविश्वसनीय उपलब्धि के रूप में पाते हैं। वास्तव में आजादी के बाद हमारा पहला आम चुनाव इसी रोमांचकता के सामूहिक मनोविज्ञान से संपन्न हुआ था। मित्रों, पहले आम चुनाव में लोकसभा की 497 तथा राज्य विधानसभाओं की 3283 सीटों के लिए भारत के 17 करोड़ 32 लाख 12,343 मतदाताओं का पंजीयन हुआ था। इनमें से 10 करोड़ 69 लाख लोगों ने, जिनमें करीब 85% निरक्षर थे, उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करके पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल दिया था। मित्रों, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक यानी करीब 4 महीने चली उस चुनावी प्रक्रिया ने भारत को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा किया। यह अंग्रेजों द्वारा लूटा पीटा और अनपढ़ बनाया गया कंगाल देश जरूर था, लेकिन इसके बावजूद हमने स्वयं को विश्व के घोषित लोकतांत्रिक देशों की कतार में खड़ा कर दिया। 25 अक्टूबर 1951 को जैसे ही पहला वोट हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में पड़ा, भारत ने नए युग की शुरुआत कर दी। मित्रों, आज इस बात की कल्पना करना कठिन है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए पहला आम चुनाव संपन्न कराना कितना बड़ा कार्य था। घर घर जाकर मतदाताओं का पंजीकरण करना ही अपने आप में इतिहास बनाने जैसा था, क्योंकि बहुमत मतदाताएं जो थे वो निरक्षर थे और उनकी निरक्षरता का ध्यान रखते हुए ही पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की व्यवस्था करना यह अपने आप में ही बड़ी चुनौती थी। किंतु तब मतपत्र पर नाम और चिन्ह नहीं थे। हर पार्टी के लिए अलग मत पेटी थी जिन पर उनके चुनाव चिन्ह अंकित कर दिए गए थे। इसके लिए लोहे की 2 करोड़ 12 लाख मतपेटियां बनाई गई थी और करीब 62 करोड़ मतपत्र छापे गए थे। मित्रों, मतपेटियों और मतपत्रों को संबंधित मतदान केंद्रों तक पहुंचाना भी उस समय एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। आवागमन के साधन भी आज की तरह विकसित नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में पहाड़ों, जंगलों, मैदानी इलाकों में नदी नालों को पार करते हुए, पगडंडियों से गुजरते हुए नियत स्थान तक पहुंचने के लिए चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी, इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। इस सब के दौरान कई लोग बीमार पड़ गए और कुछ की मृत्यु भी हो गई और कुछ लूट के शिकार भी हुए। कहा जाता है कि पूर्वोत्तर में म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में तो स्थानीय लोगों को यह कहकर तैयार किया गया कि आप इस मतदान सामग्री को नियत स्थानों पर पहुंचाने में हमारी मदद करें और बदले में हम आपको एक कंबल तथा बंदूक का लाइसेंस देंगे। और इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके मदद के लिए
अपनाए गए थे। उस समय सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे। मतदाताओं के पंजीयन से लेकर राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों का निर्धारण एवं साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए योग्य अधिकारियों के चयन का काम उन्होंने बहुत ही बखूबी से निभाया। वे सरकारी खजानों के पैसे की कितनी चिंता करते थे, इसका उदाहरण था मतपेटियों को सुरक्षित रखना। उन्होंने जितना संभव हुआ मतपेटियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की और 1957 के दूसरे आम चुनाव में इस कारण करीब 4.5 करोड़ रुपए सरकारी खजाने के उन्होंने बचाए। कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि जिस चुनावी ढांचे के जरिए संसदीय लोकतंत्र का जो लंबा सफर हमने अभी तक तय किया है, उसके लिए स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही नहीं बल्कि स्वाधीनता के बाद भी लाखों लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। इस बात को हमें कदापि भी भूलना नहीं चाहिए। जय हिंद।